नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है FATF, उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी और हमारी मईशत जो है वो इतने दबाव का शिकार अचानक क्यों हो गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी जो रिफ्लेक्शंस हमें दिखाई दे रही हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा परेशान कैफियत इस वजह से हो गई है पैदा। अब तमाम सरमायाकार जो हैं वो घबराए हुए हैं। FATF का हमने बहुत चर्चा किया, पहले खुश हुए कि जनाब हमारा नाम नहीं आया, वाह वाह हम फहरिस्त से निकल गए। वाह वाह के बाद फिर याद आया कि ये चीज़ जो है अब रिव्यू में है और इस मामले को बड़ी गहराई से देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी कैसी रही है, ख़ास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर या टेररिज्म फाइनेंसिंग के ऊपर। यहाँ पे इंडियन लॉबी जो है बहुत ज़्यादा सरगर्म रही, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया। अफसोस की बात यह है कि हमारे मीडिया वाले जो मैं कहूँगा कि जो इश्यूज़ और चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद थे उनको एड्रेस करने के लिए हम वक्त नहीं ढूंढ सके, क्योंकि हम लोग सियासत की जानिब ज़्यादा राग़िब हो गए। और इशू यही रहा कि हमारे जो इश्यूज़ जनरल मीडिया के रहे वो पॉलिटिकल नेचर के रहे और उसमें हम लोग उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाए जो कि हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ थे। हम कोशिश करते रहे हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर के इन इकोनॉमिक इश्यूज़ को हम हाईलाइट करते रहें और प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बताएं, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐवानों के अंदर भी इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही और बिज़नेस सर्कल्स के अंदर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। तो ये कम अज़ कम हम एक क्रेडिट ले सकते हैं कि हम कंटिन्यूसली इस मौजू के ऊपर बात करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब हाजी उस्मान साहब, स्टॉक एक्सचेंज की मारूफ शख्सियत हैं। इसके अलावा कारोबार के अंदर भी इनका अपना नाम है, इंडस्ट्री के अंदर भी, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी और रियल एस्टेट के अंदर भी। जनाब हाजी गनी उस्मान साहब, आपसे मैं अब ये जानना चाहूँगा कि जनाब वाला ये जो सिलसिला अब पाकिस्तान में बन रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह के अंदर और सतह के ऊपर जो FATF के मुतालिक अगर फ़ैसला हमारे हक़ में ना आया तो उसके नतीजे में हम किस तरह से टैकल कर पाएंगे आने वाली सिचुएशन में जहाँ पर हम पर कदगन, पाबंदी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए अली नासिर, आपने जो बताया कि FATF का मसला हमारे यहाँ खड़ा हुआ है, नो डाउट के केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर अब भी वहाँ पेरिस गई हुई है मेरे ख्याल में और इनकी मीटिंग्स चल रही है और मुझे लगता है कि इस वक्त कोई डाउट है कि हमें FATF में डाल देंगे। अब क्लियर पोजीशन नहीं है अभी तक कि फाइनल क्या होगा। नो डाउट के हम अर्जेंसी है, हाँ अर्जेंसी है। अब आप ये देखें कि दो चीज़ें, एक तो ये FATF का मसला है और दूसरे हमारे मुल्क में जो इलेक्शन 25 जुलाई को जो 2018 को ड्यू है जी, तो लोग जो सरमाएदार है वो नो डाउट के मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास कैश फ्लो इस वक्त है, ऐसा नहीं है। साथ में लोग MST स्कीम के भी 2-3 दिन फाइनल रह गए हैं। केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसकी डेट नहीं बढ़ाएंगे और मुझे भी लगता है कि 30 जून के बाद 30 जून तक ही इसकी डेट रहेगी और आने वाले सालों में आपका टैक्स डिपार्टमेंट आपको बड़ी स्टिक पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप MST स्कीम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं वो MST स्कीम में डिक्लेयर करें। भाई अपनी बात देखभाल के करना, आप कल आपको नदामत ना हो कि आप ऑन रिकॉर्ड ये बात करके चले गए। बिल्कुल 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 देखभाल के करें। एमनेस्टी के चक्कर में लोगों के डिक्लेरेशन करवा लेंगे, फिर बाद में ना कहना नहीं ये क्या हो गया हमारे साथ। देखिए अली, देखिए अब हमारे पास 1 नंबर 2 नंबर इकोनॉमी आज 70 साल से चल रही है और 1 नंबर 2 नंबर, नो डाउट कि हमारे मुल्क में इतना जल्दी 1 नंबर और 2 नंबर में जो है ट्रेडिंग वो ख़त्म नहीं हो सकती। फिर भी आने वाले वक्त में जो हमारे यहाँ बिजनेसमैन या नई जनरेशन जो आ रही है और एजुकेटेड लोग, अगर जो पढ़े लिखे लोग, पहले रेशियो हम जैसे लोग ज़्यादा बिजनेस में थे, अब नए एजुकेटेड लोग बिजनेस में आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब हमें ट्रेडिंग का कल्चर को चेंज करना होगा। एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। यस, यहाँ पर आप ये बताएं, आपने कहा एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, ये वो आ रहे हैं, और हमें जो है रिवर्स गियर लगा हुआ हमारी इकोनॉमी को। हाँ, मतलब ये कि सारे ताजिर सनतकार मैंने देखा है जो भी हों,
उन सबके बच्चे बाहर से पढ़ के अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटियों से वापस, तो एक्सपोर्ट तो नीचे चली गई है। देखिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, कर्जे बढ़ गए हैं, तो इनके देखिए पढ़ने से क्या फायदा होगा? देखिए एक्सपोर्ट में हमें मुकाबला करना था इंडिया का, एक्सपोर्ट में हमें मुकाबला करना था बांग्लादेश का। अब हम जो मतलब हम जो चीज़ बना रहे हैं उसकी कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, और रुपया हमारा 105 रुपये या 107 रुपये पे था, जो आज की तारीख में ऑफिशियली 121 रुपये पे हो गया है। तो आपने देखा कि एक्सपोर्ट जिसके रिसीवेबल थे या एक्सपोर्ट जो कर रहे थे लोग, उनका 12-13% रेमिटेंस बढ़ गया। तो अब इसमें नो डाउट कि इंपोर्ट वाले को उल्टा हो गया कि जिन्होंने इंपोर्ट किया था और बुक नहीं किया था उनकी कॉस्ट बढ़ गई। तो अब हुकूमत ने ये रिस्क तो लिया कि डी वैल्यू, आप लास्ट 3 मंथ में आपने देखा कि 14% रुपया डी वैल्यू हुआ है। और अब ये नज़र आ रहा है कि आपने ये भी फिगर देखे होंगे कि लास्ट ये मई या जून में हमारा एक्सपोर्ट घटा नहीं है, बढ़ा है। दूसरा ये जो डिवैल्यूएशन की, यस वैसे डिवैल्यूएशन की हो गई, खुद ब खुद हो गई ये कहते हैं जनाब, हमें पता नहीं लगा। नंदलेस वो आप भले कहें खुद ब खुद हो गई, डिवैल्यूएशन में मिनिस्ट्री फाइनेंस का पूरा हाथ होता है और उसी तरीके से होती है। आप भले कह लें कि खुद ब खुद हो गई, अब हो गई तो इसका इम्पैक्ट तो इकोनॉमी के ऊपर बुरा होगा, अच्छा तो नहीं होगा। नो डाउट के प्राइस, एसेंशियल आइटम की प्राइस बढ़ेगी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, दूसरी आइटम की प्राइस सबकी बढ़ेगी, मगर फूड आइटम की बढ़ जाएगी। मगर देखिए ना, आपको इसके बगैर कोई गुजारा नहीं था। और आपका होम रेमिटेंस, नो डाउट कि होम रेमिटेंस भी हमारे यहाँ ज़्यादा आएगा। अब ये देखिए कि हमारे यहाँ नो डाउट कि बिग बिजनेसमैन जो है, जैसे लाइक मैं कहता हूँ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में अब लगाना आसान नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉस्ट है ना बहुत बढ़ गई है, और जो लगी हुई इंडस्ट्री है उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते। आप कहें कि मैं नई शुगर मिल लगा लूं या नई सीमेंट फैक्ट्री लगा लूं या नया फर्टिलाइजर, ना टेक्सटाइल, सब कुछ बंद कर दें, रुपए को कचरा कर दें, नहीं बंद नहीं करते। तो लेकिन क्या करें फिर? देखिए नो डाउट के इस मुल्क में जितना पोटेंशियल है बिजनेस का, इस मुल्क में के आपके रुपए पे जो एवरेज इनकम है इस मुल्क में, अभी भी सपोज कीजिए कि आप दूसरे ममालिक में जाएं तो हमारे मुल्क में ज़्यादा है। हमारे मुल्क में थर्ड क्वार्टर में डिवैल्यूएशन शुरू हुई रुपीस, यस थर्ड फोर्थ क्वार्टर के अंदर अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में बढ़ गई तो मैं आपकी बात मान लूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। देखिए सर, बड़ी है, कैसे मानूंगा? आप फिगर निकालें, इंटरनेट पे देखें, आप एक्सपोर्ट के फिगर तो अभी आएंगे ना? आएंगे। मैं 100% कहता हूं कि मेरी नॉलेज में है ना कि वो बड़ी है। जैसे अभी ये पाकिस्तान से आपने देखा कि 15 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हुई है, अप टू जो उन्होंने कोटा दिया था वो कोटा पूरा हो गया, 15 लाख शुगर एक्सपोर्ट हुई है। नो डाउट कमोडिटी है ना, कमोडिटी है, मगर हम सरप्लस थे तो हमने एक्सपोर्ट किया ना। सरप्लस थे तो एक्सपोर्ट। चलो ठीक है, पॉइंट टेकन। इसके बाद आप देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, आप किसी से भी पूछे, अब तो ऑफिशियली भी फिगर आपको 30 जून के आ जाएंगे कि हमारा एक्सपोर्ट में 4-6% का ग्रो हुआ है। नहीं, शुगर वाली बात तो वैसे आपने कर दी, लेकिन ये मैंने मान भी ली, लेकिन शुगर मिलों के पीछे तो देखो किनका हाथ है सब जानते हैं ना। नहीं अब देखिए, अब ये देखिए कि एक सियासतदान की बात, अब फिर हमारा पाकिस्तान में नए साल में क्रॉप का मसला है कि हमारे यहाँ विंटर सीजन सही नहीं हो रही, बारिशें नहीं आ रही। अभी नो डाउट कल से पंजाब में और सिंध के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। तो कमोडिटी को छोड़े ना, इंडस्ट्री में बात देखिए, इंडस्ट्री का बताएं। टेक्सटाइल देगी एक्सपोर्ट में मानूंगा, लेदर की एक्सपोर्ट आएगी तो मैं मानूंगा। बिल्कुल आएगी। देखिए अब लेदर एंड टेक्सटाइल वाले को 12% चले, वी हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स देयर। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक हमने लेने के बाद वापस हाजिर होते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि जो FATF है इसका फॉल आउट क्या होगा। अगर मामला हमारे हक में ना हुआ तो मामलात बिगड़ जाएंगे। मुल्क की मईशत जो है उसको बहुत सारे चैलेंजेस
दरपेश हैं, अब मज़ीद उन चैलेंजेस की फहरिस्त में इजाफा हो जाएगा। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब हाजी गनी उस्मान साहब, और इनसे बात यही हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि जनाब वाला ये FATF का मुस्तकबिल कैसा लग रहा है, उसके हमारे मईशत पर क्या असरात होंगे, और इन्होंने उसके साथ साथ जोड़ के एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक भी थोड़ी बहुत बात कर दी और गिरती रुपए की कदर के मुतालिक भी बात कर दी। जो ऑफिशियल रेट आपने कोट किया, चले वो एक अलहदा रेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ओपन मार्केट के अंदर डॉलर जो है वो और ज़्यादा जो है ऊंची उड़ाने पकड़ रहा है, रुपया जो है और ज़्यादा दबाव के अंदर है। और मैं डेफिनेटली ये बात आपकी सही है कि बैंक रेट मैटर करता है, लेकिन ओपन मार्केट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पाकिस्तान में मैटर करती है। देखिए अली, ओपन मार्केट जैसे आपने कहा कि आज ओपन मार्केट में 123, 23.5 या 24 है, थोड़ा ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, और ऑफिशियली मार्केट में 121 रुपये और समथिंग है, तो 3 रुपये का डिफरेंस है। अब यह है कि अभी तक तो हमारे पाकिस्तान में आपने रेंज देखी होगी कि ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट में 2 से लेके 3 रुपये का डिफरेंस एवरेज रहा ही है। अब प्रीवियस हिस्ट्री भी 20-25 साल बट इट रिफ्लेक्ट्स प्रेशर ना, इट रिफ्लेक्ट्स अनसर्टेनिटी। देखिए अनसर्टेनिटी देखिए ना, इस वक्त क्या है कि हमारे पाकिस्तानी जिन्होंने ओवरसीज में इन्वेस्ट किया, जी उनको फिर थोड़ा सा खाली यही हो डी वैल्यू का गेन हो गया। बाकी ना लोगों ने दुबई में पैसे कमाए, ना लोगों ने सऊदी में इन्वेस्ट किया तो पैसे कमाए, ना लोगों ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया तो पैसे कमाए। ओनली वो एसेट्स सेम वैल्यू रहा और रुपया डी वैल्यू हो गया तो थोड़े बहुत पैसे मिल गए। नहीं, यहाँ पर देखें रियल एस्टेट के अंदर आपने पैसा लगाया, आपने जो पैसा लगाया, आप हो ओवरसीज पाकिस्तानी, यस, या आप पाकिस्तानी हो जो मैं कह सकता हूँ जिसकी सेविंग्स वगैरह डॉलर में भी हैं, उस हिसाब से आपने लॉस किया। नहीं, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, आप मुझे बताओ सर देखिए मैं सवाल पूछने के लिए जो ना बड़ा बेचैन था। बोले देखिए आप मार्केट जो है 15,000 से ऊपर थी, मार्केट 2008 की बात कर रहा हूं। यस उस वक्त जो है वो डॉलर था 60 रुपए का। यस, अगर मैं सीधा हिसाब भी लगाऊं तो 120 डॉलर के ऊपर तो 30,000 पॉइंट आ गए, 41,000 पॉइंट के ऊपर तो मुझे 5% नहीं मिला। फायदा क्या हुआ मुझे स्टॉक में पैसा लगाने का? आपको पाकिस्तान की 50 साल की हिस्ट्री बताता हूँ, डॉलर की 50 साल की, कितनी, लास्ट 50 ईयर्स, 50 साल आगे बता सकते हैं आपका 50 साल आगे डॉलर 9 रुपए था, मेरी जहाँ तक नॉलेज है। वो 9 रुपए का डॉलर आज 121 रुपए हो गया। कितना हुआ? 121। और आप थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन वो पैसे की बात हो रही है ना, 121 रुपये हो गया। कितना हुआ? 9 का 21, तो 9 का 21 होने से 1100% डॉलर बढ़ा, 1 रुपये के 11 रुपये हो गए मेरी नज़र में। और उसी साल में आप 50 साल आगे अगर जो पाकिस्तानी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आप पैसे डालते हैं तो मेरे सामने किसी को बिठा दो, आपको डॉलर के इंटरेस्ट को कंपाउंड करके भी पाकिस्तान में अभी भी गेनर है। भाई ये DSC वाली बात तो हम लोग करते रहे, DSC छोड़े ना, स्टॉक की बात करें ना। स्टॉक, अब स्टॉक की बात करें। अच्छा चलिए स्टॉक, अब स्टॉक चलो स्टॉक की बात करें। 1970 में जब बांग्लादेश बना, 1971 में बांग्लादेश बना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन थी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या था और शेयर वैल्यू क्या थी? अब वो हो गए, इसको कितने हो गए? 46 ईयर्स हो गए। वो 46 ईयर्स में जिन्होंने 70 में अगर जो कोई इक्विटी खरीदी है सपोज कीजिए, और आज के उसको रेट बनाए, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लूजर नहीं है, वो कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड से कंपेयर करें ना। फिर देखिए अली, एप्पल्स टू ऑरेंजेस, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, देखिए ना, देखिए ना, अभी भी वो लूजर नहीं है। मैं अपनी हिस्ट्री कहता हूँ कि 1971 का मेरे पास जो शेयर पड़े हुए, अभी तक वो कुछ पड़े भी हुए, कुछ हमारे अबू के शेयर थे जो बांग्लादेश की कंपनियां थी, लाइक करनापुली पेपर, मेघना, ये जूट कंपनियां, वो तो हमारी जीरो हो गई, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान का कोई आपस में एसेट्स का कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। जब इंडिया से पाकिस्तान बना तो इंडिया और पाकिस्तान का एक सेटलमेंट हुआ और हमको एक PTO मिले जो हमारे बाप दादा की वहाँ प्रॉपर्टी थी, तो वो हमने पाकिस्तान में बेची। अब पाकिस्तानी हुकूमत का बांग्लादेश से कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, लोगों की बांग्लादेश की प्रॉपर्टी चली गई। बांग्लादेश के हम मेंबर थे स्टॉक एक्सचेंज के, वो हमारा चलो वो तो याद है, माजी हो गई, बात करूंगा आपसे इस मौजू पर, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आज की बात करें ना। आज देखिए ना, आज टुडे देखिए आपको बताऊं, अभी आपने ये देखा कि 53,000 से इंडेक्स 41,000 आ गया। मुझे आप सितंबर 2008 से लेके यस देखिए तो आज तक का देखिए आप मेरे देखिए सब आफ्टर मजा नहीं आया मुझे। आफ्टर 9/11 हुआ, 9/11 हुआ,
आपने ये देखा कि पाकिस्तान में 2008 में इंटरनेशनल क्राइसिस पहले आई और पाकिस्तान में इसकी 2-3 महीने के बाद क्राइसिस आई। सही बात है ना? ये तो इसके बाद क्राइसिस आई, आपने देखा कि हमने एक बहुत बड़ी ने बोला कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आएगा। मैंने बोला तूफान आ रहा है तो जिसके जिस्म पे लिबास कम होगा वो ज्यादा उस पर असर होगा, लेकिन लोगों ने बोला नहीं हमको फोरकास्ट आई कि भाई सर्दी आने वाली है और माइनस पे जाने वाली है तो कोट पहन लो। तो हमने कोट नहीं पहना ना, कोट नहीं पहना, उसकी सजा हमने 2008 में भुगती और हमने सबसे बड़ी एक गलती की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सबसे एक बड़ी गलती की, क्या 100 दिन के लिए हमने मार्केट फ्लोर लगाया और मार्केट 100 दिन के लिए बंद कर दी। इसलिए हम सबसे बड़ी मार्केट हुआ ना ट्रांजैक्शन, वो ओवर मार्केट ट्रांजैक्शन हुए, लोगों ने डिस्काउंट रेट पे बेचना शुरू किया, जिन लोगों में बाइंग की हुई थी वो डिफ़ॉल्ट हो गए, हमारे 10-15 मेंबर डिफ़ॉल्ट हो गए, उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, उनके कुदरती रिडेम्पशन बंद हो गई, उनके सिक्योरिटी एक्सचेंज ने नेब में केस डाल दिए और अभी भी वो नेब में केस चल रहे हैं। नहीं, इतने नेक काम तो उन्होंने भी नहीं किए थे। नहीं देखो अली, बिजनेस में देखो, अमेरिका में क्या होता है, वो डिफॉल्ट होता है तो क्या डालते हैं, मैं भूल गया हूँ, चैप्टर 11 चैप्टर जिस तरह ही है। देखो चैप्टर 11 डालते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं डिफॉल्ट हो गया। पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है भाई, इंसान है। देखिए बिजनेसमैन ये कहे कि मैं सारी ज़िंदगी बैठा ही रहूँगा, तो 99 या 90% बिजनेसमैन कामयाब है, तो 6-7% डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। हमारे में आपस में क्राइसिस होते हैं, आपस में एक दूसरे के पैसे देते हैं, इसमें सेटलमेंट होते हैं। जैसे आप देखें ना, नेब के भी कानून है ना कि प्री बार्गेनिंग, तो प्री बार्गेनिंग भी अलग अलग टाइप की प्री बार्गेनिंग के कानून है। मतलब कि मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इस आपके मीडिया पे नेब के चेयरमैन को कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 4 या 5 आदमी के नेब में केस चल रहे हैं। सर आप नेब वाले चेयरमैन साहब, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से आएँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मिलें और वो सेटलमेंट के लोगों के क्लेम है उसको बैठ के आप कहें कि ये आप पहले आर्बिट्रेशन करते थे, ऐसे आर्बिट्रेशन करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे इन्वेस्टर्स की साइड लेनी पड़ेगी। यस, इन्वेस्टर का ही कह रहा हूँ मैं कि इन्वेस्टर देखिए, अब मैंने एक नया सजेशन दिया, आपकी नॉलेज में आ जाए। मैं वो सजेशन आपका सुनता हूं। एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है। यस, ब्रेक के बाद वापस आते वी विल हैव टू स्टैंड विद द इन्वेस्टर्स एंड द इफेक्टिव्स। उनके इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है इसी पसे मंज़र में कि FATF पर क्या फ़ैसला होता है, डॉलर की कदर के अंदर जो कितनी तेज़ी से इजाफा हुआ है और साथ ही साथ हमारी मईशत को दरपेश चैलेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज का बिहेवियर कैसा रहेगा। ब्रेक पर जाने से पहले मेरी बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी हाजी गनी हाजी उस्मान साहब से। जनाबे वाला, आप बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रही और आप कह रहे हैं कि आप सर्टिफाई करते हैं इस बात को, घाटे में नहीं रहा किसी ने जिसने मार्केट में पैसा लगाया। देखिए मैं आपको कहता हूं, मैथ सजेस्ट्स अदरवाइज। देखिए अगर देखो कंपेयर करेंगे तो फिर देखिए अभी मैं आपको कहता हूं कि पहले हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक मेंबर्स डिफॉल्टर फंड है। अब मैं एक बोर्ड को रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्वेस्टर डिफॉल्टर फंड बनना चाहिए, कि भाई वो अलग फंड हो। वो तो कहते हैं कि मेंबर डिफॉल्टर फंड है। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि 2008 में क्राइसिस आए, कुछ हमारे 15 से 20 मेंबर उस क्राइसिस में फंस गए। नो डाउट कि उन लोगों को उस दौर में जो तकलीफ थी, मैं नहीं कहता हूँ कि वो भागने वाले लोग थे, मगर ऐसे बेचारे फंसे कि वो डिफॉल्ट हो गए। अब वो मासूम हो गए। ऐसे नहीं होता। देखिए आपको बताऊं, आपके ब्रोकर थे तो मासूम हो गए। इतने मासूम तो नहीं थे वो। अभी अली आप इधर बैठे और ऊपर से पत्थर गिर गया और आपके सर पे लग गया, वो ऐसा सीन हो गया कि भाई उन्हें पता ही नहीं था कि इतना बड़ा पत्थर। हम तो वो सीधा अलिप करके कारोबार कर रहे थे, मगर वो ऐसा आया कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग थी, बदला ट्रेडिंग थी, उसमें लोग फंस गए और हमने गलती की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो 100 दिन मार्केट बंद कर दी। इसके बाद
लोगों ने सरवाइव होने की कोशिश की। भाई अब SECP वाले कहते हैं कि फेल सेफ सिस्टम हो गया, काफी बेहतर हो गया। फेल सेफ कहते हैं, क्या कहते हैं? बेहतर कर दिया निजाम, सेफ कर दिया। सेफ नहीं कर दिया, अब इन्होंने केस कर दिया है, T+2 ट्रेडिंग हो गई है। आज आप मान लोगे रिस्क मैनेजमेंट बेहतर कर दी है। रिस्क मैनेजमेंट देखिए ना, हमेशा ठोकर खान के हर चीज मैनेज ठीक होती है। आप किधर से गाड़ी पे निकलते और 2 बार उधर पत्थर देख लेते हो, तीसरी बार आस्ते आस्ते चलते। मुंह जल जाए तो सारी जिंदगी बंदा छाछ तो नहीं पी सकता। वो ठोकर खा के ही सुधरते हैं। नहीं तो आप टोटल लस्सी पे तो नहीं लगाओ, हमें भी चाय पीने दो। आप कह रहे हो कि मुंह जल गया इसलिए आप कभी कोई चाय नहीं पिएंगे, हमेशा लस्सी पिएंगे। मैं मजाकन कह दूं कि पंजाब वाले लस्सी पीते और हम सिंध वाले चाय ही पीते। क्या ये तो खैर समझे, मतलब कह नहीं सकता। गहरी बात करने की कोशिश की है। देखिए मैं कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में गुंजाइश बहुत है, पाकिस्तान में बिजनेस के लिए मौके बहुत ही है, और पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास कैश फ्लो भी है। वो तो दुबई में भी हैं, वो तो मलेशिया में भी हैं। देखिए मलेशिया में जिसने दुबई में प्रॉपर्टी ली वो सत्यानाश हो गई, जिसने मलेशिया में प्रॉपर्टी ली वो सत्यानाश हो गई। इस तरह तो कुछ लोगों ने पाकिस्तान में भी कहीं कहीं प्रॉपर्टियां ली, वो भी फंस गए। नहीं फंसे। अब आप मुझे वहां लेकर जा रहे हो तो आखिरी ये तो कभी भी हो सकता है, जैसे आपने कहा अलिफ करके काम कर रहे हैं, हमें क्या पता कहां से क्या हो जाए। वो बात सही है आपकी 100% कि देखो अभी भी मेरा ओपिनियन है कि पाकिस्तान में मौके अभी भी ज़्यादा है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। और मैं कह रहा हूं कि मैं जिन लोगों से मिलता हूं उन लोगों के पास अभी सरमाया भी है। आप बोल रहे हो इंडस्ट्री यहाँ लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते? इसकी वजह बताओ। देखो नहीं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, डॉलर की वजह से ट्रेड इफेक्ट है, फिर कहां से अपॉर्चुनिटी है? आप एक शुगर इंडस्ट्री अगर जो 7,000 टन की या 15,000 टन की लगाने जाते हैं तो आपको 10 बिलियन रुपए चाहिए। प्री रिक्विजिट ये है कि आप इन्फ्लुएंशियल भी तो हो। आम आदमी थोड़ी लगाएगा। आप फर्टिलाइजर लगाने जाते हैं तो अब जो फर्टिलाइजर लगे हुए उसके आप मुकाबले में फाइनेंशियल कॉस्ट ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना सीमेंट फैक्ट्री में कर सकते हैं। न्यू एंट्रेंट नहीं आ सकता, मुश्किल है। आप बीएमआर उसमें कर सकते हैं, हाँ, लेकिन न्यू एंट्रेंट नहीं आ सकता। मैं दावा करता हूं ये बात है ना, ये बात सही है, मैं बात मान लेता हूं। न्यू एंट्रेंट नहीं आ सकता। देखिए डॉलर बढ़ गया, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गई, तो आप मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे जो पुराने लगे हुए हैं भाई। इसके अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी तो है। क्या? अगर आप मोर रुपीस फॉर $1 दे रहे हो तो FDI तो आ सकती है ना। देखिए आपको बताओ, आनी तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल चाहिए। देखिए आप ये देखेंगे पहले हमारे यहाँ हवाला एंड हुंडी सिस्टम था, अब हवाला हुंडी सिस्टम पे कंट्रोल हो गया है, स्टेट बैंक का कंट्रोल है। अब FTA में हमको भले शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो अल्लाह ही जानता है, ना करे मेरी तो दुआ है। तो मेरे ख्याल में पहले वाली सिस्टम में नहीं है कि इजी आपके पैसे अमेरिका चले जाएंगे, इजी चाइना चले जाएंगे, इजी दुबई चले जाएंगे या इजी मलेशिया चले जाएंगे। वो सिस्टम खत्म हो गई, वो सिस्टम खत्म हो गई। इसकी तफसील जो है वो अगली दफा आपसे लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बड़ी गहरी बात की है। दावे से कह रहा हूं। नहीं, अंडरलाइंग आपने जो बात की है वो एलिमेंट जो पहले इजी था, पहले आज से 5 साल आगे इजी था, अब इजी नहीं है। अली द फ्लो ऑफ मनी जो आप कह रहे हैं पहले वो थोड़ा कन्वीनियंट इजी, आपको भी पता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पे हमारे साथ शामिल हुए। हमने बहुत मुफस्सिल गुफ्तगू की, मेरे ख्याल से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर दिए। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।